दो बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए, एक रूस और यूक्रेन के बारे में, और दूसरी पाकिस्तान ने शिमला मुआहदा खत्म कर दिया है पाकिस्तान और भारत के मामले में। पाकिस्तान ने ये बहुत बड़ा छक्का मारा। इन दोनों खबरों पे आज जरा तफसीलन बात करेंगे। सबसे पहले रूस और यूक्रेन के बारे में, आज मौजूदा हमले के बारे में, यूक्रेन ने कितने इलाके फतह कर लिए, इसकी कुछ तफसील, और ये मामला है क्या, यानी कि रूस और यूक्रेन की असल लड़ाई किस बात पे जारी है, जो कि जारी तो 3 साल से है, इस बात का हमें पता है। ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है, वर्ल्ड वॉर 3 यहां से शुरू हो सकती है, इस बात का भी पता है। लेकिन ये मामला शुरू कैसे हुआ और ये असल लड़ाई है क्या, आज इसके ऊपर नाज़रीन हम जरा तफसीलन बात करने वाले। मैं ये आपको शुरू से बताऊंगा कि ये पंगा चला कहां से, ये मसला शुरू कहां से हुआ, क्योंकि अब बात बहुत बिगड़ चुकी है। कल रात जो हमला हुआ है यूक्रेन के ऊपर नाज़रीन, 400 ड्रोन, 40 के करीब खतरनाक मिसाइल्स, और इसके अलावा जो इलाके फतह किए गए हैं, 2 इलाकों के बारे में बताया गया है कि मजीद इलाके फतह कर लिए गए हैं। रूस ने अपनी स्पीड तेज कर दी है, तो बात बहुत बिगड़ी हुई है, बहुत बिगड़ी हुई नजर आती है। तो ये पंगा कहां से शुरू हुआ, जरा इससे शुरू कर लेते हैं। और उससे पहले एक दरखास्त है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपकी सब्सक्रिप्शन मैटर करती है, आपको पता है किस तरह से आवाजें रोकी जाती। खैर नाज़रीन, ये मामला 1991 से शुरू होता है, 1991 से। आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको जानकर हैरानगी होगी कि रूस और यूक्रेन, इनका भाइयों जैसा ताल्लुक था, और ये दोनों एटमी ताकतें थी। यूक्रेन के पास भी एटमी हथियार थे और रूस के पास भी एटमी हथियार थे। असल में 1991 से पहले ये सोवियत यूनियन के अंदर आते थे। सोवियत यूनियन में सबसे बड़ा मुल्क रशिया था, और उसके बाद दूसरा बड़ा मुल्क यूक्रेन था, और बेलारूस, यानी और सारी सेंट्रल एशिया, यानी जो सोवियत यूनियन थी वो इतनी बड़ी ताकत थी कि आधी दुनिया के ऊपर सोवियत यूनियन काबिज थी। सारा ईस्टर्न यूरोप, आपकी सेंट्रल एशियन सारी रियासतें, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आजरबाईजान, सारी रियासतें इसके अंदर आती थी, और यहां पर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, वहां पर सारे यूरोप तक फैला हुआ था, और ऊपर रशिया सारा। तो 1991 में बहुत सारी वजूहात की बुनियाद के ऊपर, उसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे नाज़रीन, ये जो सोवियत यूनियन है ये टूट जाता है, और सोवियत यूनियन के टूटने से बहुत सारी रियासतें आजाद हो जाती है। उन्हीं में रशिया और यूक्रेन भी अलग हो जाते हैं, और बेलारूस भी अलग हो जाते हैं। तो यूक्रेन को 1991 में आजादी मिल जाती है, लेकिन यहां पर मौजूद लोग, मौजूद हुकूमत अभी भी हमेशा से प्रो रशिया ही रहती है। लेकिन यूक्रेन जो कि एटमी ताकत था, और रूस और यूक्रेन पास पास में एटमी ताकत होना, ये रशिया के जरा कान इसके ऊपर खड़े होते हैं, और ये अमेरिका को एतमाद में लेता है, बरतानिया को एतमाद में लेता है, और यूक्रेन को इस बात पे 1994 में कन्विंस किया जाता है कि भाई अगर आप अपने एटमी हथियार रूस के हवाले कर देते हैं तो आपके तहफ्फुज़ की हमेशा जमानत दी जाएगी। तो 1994 में यूक्रेन एक सबसे बड़ी बेवकूफी करता है और अपने एटमी हथियारों को रूस के हवाले कर देता है। उसके बाद रूस इसकी मुकम्मल जो है ना वो सिक्योरिटी की गारंटी भी लेता है, और यूक्रेन इसकी मुकम्मल छत्र छाया में चला जाता है। मामला चलते रहते हैं, सब कुछ ठीक ठाक रहता है। 1994 से मामला आ जाता है नाज़रीन 2004 तक। आपने याद रखना है कि यहां पर हमेशा से प्रो रशिया गवर्नमेंट रही है। यूक्रेन और रशियन भाई भाई तस्वुर किए जाते हैं, भाइयों जैसे ताल्लुकात, बरादराना ताल्लुकात। बल्कि यूक्रेन के बहुत बड़े इलाकों में रूसी बोलने वाले, यानी कि रूसी जबान बोली जाती थी, और रूसी बोलने वाले रूसी नस्ल लोग ज्यादा रहते थे, खासतौर पर डॉनबास, क्रीमिया, इन सारे इलाकों में रशियन लोगों की बहुत बड़ी तादाद रहती थी। 2004 में नाज़रीन एक अनोखा काम होता है, और होता यह है कि 2004 में ऑरेंज इनकलाब आ जाता है, और ऑरेंज इनकलाब में रूस के लोग, यूक्रेन के लोग खड़े हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि जनाब हमें प्रो रशिया गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमने अगर तरक्की करनी है तो हमें मगरब की तरफ जाना पड़ेगा, मगरबी जमहूरियत की तरफ देखना पड़ेगा, उनके साथ ताल्लुकात को बहाल करना पड़ेगा, और हमें उस तरफ अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाना पड़ेगा, हमें नेटो के अंदर शामिल होना पड़ेगा। नेटो जो है वो उसकी तरफ ही हमारी सिक्योरिटी की जमानत भी है, और उसी से हमारी मुआशी तरक्की भी है, और उसी से हम आगे बढ़ेंगे। ये बात नाज़रीन रशिया को किसी एक आंख नहीं बाती, क्योंकि रशिया यह समझता है कि अगर यूक्रेन नेटो के अंदर शामिल हो गया तो नेटो क्या करेगी, यानी यूक्रेन के अंदर आके हमारे पास नेटो के मिसाइल तैनात हो जाएंगे, रूस की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। 2004 में प्रो रशियन प्रेसिडेंट को फारिग किया जाता है नाज़रीन यहां से, और आप हैरान होंगे कि इसके बाद होता यह है, बड़ी एक अजीबोगरीब चीज, उसके बाद फौरी तौर पर मामला बिगड़ने की तरफ चले जाते हैं, और जहां पर रूस से मोहब्बत पाई जाती थी वहीं पर यूक्रेन के अंदर एक नफरत सा माहौल शुरू हो जाता है। मगरब की जमहूरियत की तरफ देखा जाता है, मगरब के नेटो की ताकत की तरफ देखा जाता है, और यहां से मामला बिगड़ते चले जाते हैं। 2004 से मामला बिगड़ना शुरू होते हैं। खैर रूस फाइट बैक करता है, एक कोल्ड वॉर से सिचुएशन शुरू हो जाती है, और फिर 2010-11 में दोबारा से रूसी नवाज सदर यहां पर आ जाता है, और उसको दोबारा से 12-13 में वापस किया जाता है। जो यूक्रेनियन लोग हैं वो खड़े हो जाते हैं। इनफैक्ट इस पूरी सूरत हाल में जो यूक्रेन का इलाका डॉनबास है, जिसमें दोनेत्स्क और लुहांस्क के इलाके आते हैं, जहां पर रूसी नस्ल बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, और क्रीमिया का बहुत बड़ा इलाका आता है नाज़रीन, यहां पर शोर शुरू हो जाती है, और वो कहते हैं कि भाई हमें भी फिर यूक्रेन से आजादी चाहिए, हम रूस के साथ मिलना चाहते हैं, हम आजाद होना चाहते हैं, हमें यूक्रेन से आजादी चाहिए।
तो ये बात बढ़ती 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 बहुत दूर तक चली जाती है। होता यह है कि 2014 में फिर आखिरकार रूस को गुस्सा आता है, और चूंकि यूक्रेन की ये जिद थी कि हमने मगरब की तरफ जाना है, नेटो में शामिल होना है, तो रूस को गुस्सा आता है। और रूस क्या करता है नाज़रीन, रूस ये करता है कि वो 2014 में क्रीमिया, जो कि नीचे जजीरा है, बहुत बड़ा इलाका है यूक्रेन का, उसके ऊपर फौजें दाखिल करता है और क्रीमिया के ऊपर कब्जा कर लेता है। और ये बातें आपको याद भी होंगी, बहुत बड़ा इसके ऊपर बहुत सारी खबरें चली थी और दुनिया में एक ऊधम सा मच चुका था। उसके बाद G5 से मेरे ख्याल से रूस को निकाला भी गया था, या G7 से निकाला गया था, मुझे याद नहीं पड़ता है, लेकिन कहा गया था भाई हम रूस के साथ ही बैठेंगे। 2014 में रूस ने क्रीमिया पे हमला कर दिया, क्रीमिया को एनेक्स कर लिया, रेफरेंडम कराया, वहां पे लोगों ने कहा जी हम रूस के साथ शामिल होना चाहते हैं, और क्रीमिया को रूस ने अपना इलाका डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद मजीद तनाज़े में इजाफा होता है। अमेरिका भी देखता है ये क्या हो गया, ये तो गड़बड़ हो गई है। अमेरिका और जो मगरब है वो सपोर्ट करना शुरू करता है, यूक्रेन को बहुत सपोर्ट करता है, और मामलात नाजरीन इतने करीब चले जाते हैं ज़ेलेंस्की के दौर में कि यूक्रेन नेटो में शामिल ही होने वाला होता है। ऐसे में रशिया ये कहता है कि अगर आप यूक्रेन को शामिल करेंगे तो फिर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होगी, फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर मामला पीछे नहीं हटेगा। लेकिन नाज़रीन हीट अप होता हुआ मामला उधर जो नेटो की फौजें हैं वो भी यूक्रेन के बॉर्डर पर आ लेती हैं, और इधर से रशियन फौजें भी जो है वो इस तरफ चली जाती हैं। नेटो की फौजें अंदर दाखिल नहीं होती, सप्लाई सारी देती हैं लेकिन अंदर दाखिल नहीं होती। ऐसे में नाज़रीन 2022 में रशिया एक बहुत बड़ा इकदाम उठाता है, और वो ये समझता है और वो ये कहता है कि भाई हम पूरे अब यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे, कम से कम जो कीव उनका दारुल हुकूमत है उस पर कब्जा करेंगे। आपने ये ज़हन में रखना है कि क्रीमिया ऑलरेडी रूस के कब्जे में जा चुका था। तो 2022 के अंदर रूस अपनी फौजें उतारता है और वो फौरी तौर पर जो डॉनबास के इलाके हैं उनको फतह करता है। क्रीमिया ऑलरेडी उनके पास था। इसके अलावा जनाब खार्किव, ज़रोपोवा, इसके अलावा इरबिन और कीव तक चला जाता है। कीव के दरवाजों पर समझे दस्तक देना शुरू हो जाता है। लेकिन नाज़रीन यहां पर होता है एक मोजज़ा यूक्रेन के लिए। यूक्रेन यानी रशिया ने प्लान किया था कि हम 7 दिन के अंदर कीव पे कब्जा कर लेंगे, लेकिन यहां पर होता है एक मोजज़ा, और मोजज़ा ये होता है कि यूक्रेनियन लोग अपनी एक ऐसी ताकत से सामने आते हैं और वो मुज़ाहमत करते हैं और वो रूस को पीछे धकेलते हैं, तो रूस को मजबूरन पीछे हटना पड़ता है। रूस के चीजें रूस के आउट ऑफ प्लान चली जाती हैं, और फतह किए हुए इलाकों से रूस आहिस्ता 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 पीछे हटना शुरू हो जाता है और दोबारा सरहदी इलाकों में जाकर बैठ जाता है, खासतौर पर डोनबास रीजन के अंदर, खासतौर पर खार्किव के अंदर, खासतौर पर खैरासॉन के अंदर, खासतौर पर ज़रपोवा के इलाकों के अंदर। यहां पर रूस जाकर दोबारा बैठ जाता है और फिर लंबी लड़ाई का आगाज होता है, और वो लंबी लड़ाई चलती 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 नाज़रीन आज तक पहुंच चुकी है, जब आपने देखा कि ऑपरेशन वेब हुआ, जहां पर यूक्रेन ने अपने ड्रोन छोड़े और उन्होंने रशिया के तैयारों पर जाकर हमला किया। 40 दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा नुकसान तैयारों के हैसियत में, एक दिन में होने वाला नुकसान जो है वो यूक्रेन रशिया को पहुंचाता है, और उनके बम्बार तैयारे, उनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाले तैयारे तबाह कर देता है। इसमें रूस को गुस्सा आता है और रूस कहता है कि अब हम बदला लेंगे, और नाज़रीन एक नई लड़ाई का आगाज हो जाता है, जिससे जो अभी हालिया लड़ाई चल रही है, जिसमें अभी रूस दोबारा से इलाकों को फतह करना शुरू करता है, और खासतौर पर जो वोल्डे और नोवपिल के इलाके हैं और सुमी के इलाके हैं, यहां पर रूस दोबारा से कब्जा करता है। और रूस इस वक्त शदीद गुस्से में, रूस कह रहा है भाई हम बदला लेंगे, ये जो जंग चल रही है ये वो पुरानी जंग चल रही है, ये जो तुमने हमारे साथ किया इसका बदला हम तुमसे ठीक ठाक लेंगे। तो ये नाज़रीन सारा मामला, मुझे उम्मीद है कि ये मैंने बड़ा सिंप्लीफाई करके आपके सामने रख दिया होगा, आपको अंदाजा होगा कि इनका मसला क्या है और जंग की सूरत क्या है, कौन कौन से इलाके रूस के कब्जे में। अब तक पूरे यूक्रेन का 20% इलाका रशिया के कब्जे में चला जा चुका है, जिसकी तकरीबन जो अगर आप जमीनी हिसाब से देखें तो तकरीबन 1,13,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका, 1,13,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका जो है वो इस वक्त जो है वो रूस के पास है। यानी कि अगर मैं इसे इस तरह से समझाऊं, अगर पाकिस्तान के 8 हिस्से किए जाएं, यानी कि जमीनी वाइज, यानी अल्लाह माफ करे हिस्से बखे किए जाएं, जमीनी वाइज अगर पाकिस्तान 8 हिस्सों में अगर हम जमीनी वाइज तकसीम करते हैं, तो समझ लीजिए एक हिस्सा, इतनी जमीन का इलाका इस वक्त यूक्रेन की रशिया के कब्जे में के अंदर है। इतनी बड़ी जमीन के ऊपर रशिया काबिज हो चुका है। तो ये है सूरत हाल। आगे क्या होता है, पूरा यूरोप खड़ा हो गया। मैं खुदा न खास्ता वर्ल्ड वॉर 3 के बादल मंडलाते देख रहा हूं दुनिया के ऊपर, क्या आगे सूरत हाल बिगड़ती चली जाएगी। तो जनाब ये कहानी। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ कि पाकिस्तान ने शिमला मुआहिदे को खत्म कर दिया। शिमला मुआहिदा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाज़रीन, ये भी जरा मैं आपको तारीखी पस मंजर के साथ समझा दूं, इससे चीजें आपको जो है ना वो जरा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। नाज़रीन रशिया और पाकिस्तान और इंडिया 1971 की वॉर एक बहुत बड़ा डिजास्टर पाकिस्तान के लिए होता है। 1971 की वॉर में पाकिस्तान ना सिर्फ मशरकी सरहद पे यानी हारता है, यानी कि बांग्लादेश हमसे अलग हो जाता है, मशरकी पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान मगरबी सरहद के ऊपर भी बहुत बुरी तरीके से शिकस्त खाता है। ये सच्ची बात है। 5800 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका भारत के कब्जे में चला जाता है। 93,000 सोल्जर्स, 93,000 सोल्जर्स, कुछ लोग कहते हैं 40,000 है, बाकी वो नीम फौजी दस्ते थे, चले जो भी है, लेकिन 93,000 पाकिस्तानी
फौजी और नीम फौजी दस्ते भारत की जेलों में चले जाते हैं और पाकिस्तान भी कुछ इलाकों पर कब्जा करता है। 500 मुरब्बा किलोमीटर के इलाकों पर पाकिस्तान भी कब्जा कर लेता है, लेकिन उन्होंने 5800 और खासतौर पर छम जैसे इलाकों पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ था तब भी, यानी कि ये 1971 में पाकिस्तान कब्जा करता है। अब नाज़रीन, जब पाकिस्तान और भारत टेबल पर बैठते हैं तो एक मुआहिदा होता है, उस मुआहिदे का नाम है शिमला मुआहिदा, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बाद में मशहूर किया कि भुट्टो जमीन पर जंग हार गया लेकिन टेबल पर जंग जीत कर उठा। वो किस तरह से? 93,000 फौजियों को पाकिस्तान वापस ले आता है, 5800 मुरब्बा किलोमीटर जमीन वापस ले लेता है और उसके बदले में दो चीजें पाकिस्तान मानता है। एक तो चले वो मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया, लेकिन और छम का इलाका भी वापस नहीं करता है, लेकिन दो चीजें मानता है। नंबर 1, हम एलओसी बनाएंगे, यानी सरहदों का एहतराम करेंगे, जो बन गया है अब इसके ऊपर ही हम एक दूसरे की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। और दूसरा, हम कश्मीर यानी कोई भी जो मामला है वो बायलैटरल हल करेंगे, तीसरे फरीक को नहीं लेके आएंगे, खासतौर पर यूएनओ को नहीं डालेंगे अपने मामले में। इंडिया की जीत इस चीज से हो जाती है कि कश्मीर का मामला इंटरनेशनल लाई से खत्म होकर लोकल मसला रह जाता है। उसके बाद पाकिस्तान जब भी गया इंटरनेशनली तो कहा गया कि भाई आपका तो आपस में मुआहिदा। आज नाज़रीन, पाकिस्तान ने अगर जंग में मैं ये सोच रहा था ये मुआहिदा खत्म हो जाता तो पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होता, वो फौजें दाखिल कर सकते थे, लेकिन चूंकि जंग खत्म होगी पाकिस्तान ने ये मामला, ये शिमला मुआहिदा खत्म कर दिया। अब नाज़रीन पाकिस्तान की जीत है। किस तरह से? पाकिस्तान ने ऑलरेडी सब कुछ वापस ले लिया हुआ है, लेकिन अब जो एलओसी है वो खत्म हो चुकी है, वो आरजी जंग बंदी लाइन बन गया है। देयर इज नो एलओसी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया राइट नाउ। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान अगर किसी भी जगह पे दाखिल हो जाता है, पाकिस्तानी फौज किसी भी जगह में दाखिल होती है तो उसके ऊपर कोई इंटरनेशनल कोई लॉ नहीं लगता है, कोई ऐसा नहीं है कि वो क्यों नहीं दाखिल हो सकते। पाकिस्तान का इख्तियार है वो दाखिल हो सकता है। और दूसरा मामला, कश्मीर का मामला इंटरनेशनलाइज हो गया है। अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मैं मीडिएशन कर रहा हूं, पाकिस्तान और भारत मीडिएशन के लिए जा सकते हैं और पाकिस्तान और भारत को कोई भी अब ये नहीं कह सकता कि भाई आपने तो वो इंटरनेशनल, आपने तो थर्ड बंदा लेके नहीं आ रहा है। तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह होगी।